एक दिन बताया भी था क्लास में कि पहले आप रिड्यूस करेंगे ना, कि कम पॉलीथीन लेके मार्केट जाएंगे, फिर अगर मार्केट लेके जाना पड़े आप पॉलीथीन, तो फिर क्या करेंगे आप? कम, एक ही पॉलीथीन कई बार जाके करेंगे, और फिर लास्ट में अगर फट गया पॉलीथीन तो कोशिश करेंगे कि कंपनी को दे दें तो वो वापस बना के वो लेके आए। कौन वाला? अच्छा, वो भी क्लास में डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन जो है CGI 6 पहला जो एनालिसिस है दैट इज CGI 6 डिटेल ऑफ द गार्ड एट जजेस होम। तो अभी हम लोगों ने देखा CGI 6 डिटेल ऑफ गार्ड्स एज जजेज होम। तो क्या अभी देखिए ये है, ये पैसे का गट्ठर दिख रहा है, सोचिए इसमें से कुछ मिल जाता। तो अभी जो इनिशियल हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, स्टोर रूम था, स्टोर रूम में पूरा पैसे भर के रखे थे। तो यहाँ पे है कि जजेस इंक्वायरी कैसे स्टार्ट होता है। दो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेंगे और एक आप जज को लेंगे, तीन का कमिटी बनता है। पहले आप हाई कोर्ट से इनिशिएट करते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा भी लगता है कि प्राइम फेस या कुछ भी सही है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट अब करेगा। उसके बाद हम रिमूवल प्रोसेस पे जाएंगे। रिमूवल प्रोसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पूजा कैसे स्टार्ट होती है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बताइए। कोई भी आप तीनों में से एनीवन? याद नहीं है? एकदम नहीं याद है? आप बताइए। हम्म। 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 हाँ हाँ। ये बता रहे हैं कि पहले स्टार्ट होगा, मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे, एक पेपर लेंगे, साइन करेंगे। साइन अगर राज्यसभा है तो 50 मेंबर होगा, और लोकसभा है तो राज्यसभा में एंड लोकसभा होगा तो दिस विल बी 100। साइन हो गया, साइन चला जाएगा, लोकसभा में स्पीकर के पास देंगे और राज्यसभा में चेयरमैन के पास देंगे। स्टार्ट इसी से होगा। चेयरमैन को अगर लगेगा कि एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है स्पीकर को, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पहला पावर किसके पास दे दिया? एक तो स्पीकर के पास और दूसरा चेयरमैन के पास। हो गया। इसके बाद स्पीकर अब एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करेगा, एक कमिटी बैठेगी। ठीक है। कमिटी में कौन कौन रहेगा? 3 मेंबर का कमिटी होता है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 1968 के थ्रू ये कमिटी बैठती है। इसका क्या रहेगा? तीनों जजेस रहेंगे। ठीक है। एक आप सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेंगे, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होगा। तीन का कमिटी बैठेगी, वो रिकमेंडेशन देगा। उसके बाद क्या होगा, हम फर्दर डिस्कशन लोकसभा में आगे कराएंगे, जिस भी हाउस में हो, और वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। फिर ये सेम प्रोसेस सेकेंड हाउस में जाएगा, और सेकेंड हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। तब हम किसके पास भेजेंगे, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आके फिर से स्पेशल मेजोरिटी से अगर सहमति बना ले तो रिमूव हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस।
जीएस पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेल डिवोटीज डिफाई ड्रेस कोड इंटर केरला टेम्पल वियरिंग स्वॉर्ड टू प्रोटेस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप साउथ में जाएंगे मैक्सिमम में ये रूल होता है कि स्वॉर्ड रिमूव करके मेल को जाना होता है, ठीक है। माना जाता है कि इसलिए स्टार्ट किया था कि ये जानने के लिए अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, स्वॉर्ड रिमूव करने से क्या पता चलेगा, जैसे जो जनेऊ होता है ना, वो सिर्फ द्विज को दिया जाता था पहले एज पर द हिंदू कस्टम। द्विज में अपर कास्ट आते हैं, मैक्सिमम ब्राह्मण से रिलेटेड है, दिस इज ठीक है। तो आप सेग्रीगेट हो जाएगा कि कहाँ तक किसको जाने देना है, किसको टच कराना है, किसको नहीं कराना है, इसी बेसिस पे है। तो ये श्री धर्म संस्था टेम्पल में ये स्टार्ट हुआ है, और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ये पढ़ा था कहाँ पे, श्री नारायण गुरु से रिलेटेड है। दिस वाज द केरला में स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट। इस झावा कम्युनिटी जो तोड़ी जो हम लोग ताड़ी बोलते हैं, उसका वो ट्रेड में थे, कल्टीवेशन एंड उसी को बेचते थे निकाल के। दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे ये देखिएगा जो नारायण श्री गुरु हैं उनसे ये रिलेटेड है। नीचे दिया हुआ है श्री नारायण गुरु, उनका टाइम 1856 टू 1928, और मेन जब स्टार्ट हुआ था दिस वाज 903 से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। टेम्पल एंट्री ये सब का मूवमेंट इन्होंने कराया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस कुंभ मेला अथॉरिटी लॉ ऑन द लाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, अब 3 साल बाद नासिक में होने वाला है। नासिक में कौन से टेम्पल पे होता है, ज्योतिर्लिंग का 12वां में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, कितना है, 3 है। या 3 महाराष्ट्र में है, 2 एमपी में है, अब बाकी जगहों पे एक एक है। तो केरला में कोई है ज्योतिर्लिंग, केरल नो। तमिलनाडु कहाँ पे है, रामेश्वरम है। फिर आ गया ऊपर हम जाए तो आंध्रा होगा, आंध्रा में कोई है, कौन सा है, मल्लिकार्जुन, इन्होंने याद किया है। कर्नाटका में नहीं है। महाराष्ट्र में 3 हमने देखा, त्र्यंबकेश्वर जो टेम्पल है वो ये है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या है ज्योतिर्लिंग, क्यों स्टार्ट किया था, क्यों जाते हैं 12 जगहों पे, बताइए। अरे आप लोग तो शिव जी का व्रत सब रहते होंगे, इतना तो पता होना चाहिए। ऐसे ही व्रत रहते हैं बिना पता किए। अच्छा वो रहती नहीं है, वो कह रहे हम नहीं रहते हैं। आप बताइए, आपको तो सब याद था। स्टार्ट हुआ था, मैं कहानी ये है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ाई कर रहे थे कि सबसे बड़ा देवता कौन है। अब देखिए देवता भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फिर हम में उनमें फर्क क्या, ठीक है। तो ये लड़ाई हो रही थी, तो यही अब ये प्रूफ करने के लिए कि कौन सबसे अच्छा है, तो उन्होंने शंकर जी आए। शंकर जी खुद एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग बन के वो सामने खड़े हो गए, इनफाइनाइट, और दोनों लोगों से कहा कि पता करो कि कहाँ तक इसका एंड है। तो पहले विष्णु जी ने पता किया, उन्हें पता ही नहीं चला, इनफाइनाइट था, तो उन्होंने हार मान लिया। फिर ब्रह्मा जी ने पता करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सोचा कि जीतना तो है ही है, झूठ बोल दूं, तो वो झूठ बोलने की मुझे पता चल गया यहाँ तक है। तो फिर शंकर जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका मंदिर अब नहीं बनेगा, आप थोड़े छोटे हैं, ठीक है। और विष्णु जी से बहुत प्रभावित हुए, तो इसीलिए वो उनको आशीर्वाद दे दिया कि आप सबसे ज्यादा फेमस होंगे, सबसे ज्यादा पूजा आप ही की होगी। तो बीच में देखते थे आप लोग ये जो वैष्णवाइट काफी हाई मूवमेंट चला गया था। वैसे भी आप श्री कृष्ण जी के इसीलिए आप राम कृष्ण ये सब रूपों में देखते रहते हैं, फेमस हैं, सुपर स्टार, तो ठीक है। तो दिस इज द केस, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये ज्योतिर्लिंग एक है कि दिस इज द एनर्जी, बहुत हाई लेवल है, और माना जाता है कि जो बहुत ही पवित्र होते हैं, पूजा पाठ मन लगा के करते हैं, उनको वो दिखेगा उस मंदिर में जाने पे, और जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं या जो लोग थोड़े से कम श्रद्धा है उनको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे मैप है कि कहाँ कहाँ पे है, मैप में आप याद करेंगे तो इजी है। आप मैप में देखिए तमिल में है, आंध्रा में है, नागार्जुन में, फिर आप देखिएगा महाराष्ट्र में 3 है, ठीक है।
फिर आपका गुजरात में 2 है, नागेश्वर एंड सोमनाथ। सोमनाथ फेमस है, अटैक गजनी। फिर नागेश्वर, यहाँ पे द्वारिका नाथ, द्वारका से हम याद कर सकते हैं नागेश्वर, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में 2 है, ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर। गजनी ने अटैक किया पहली बार, तो वो महाकालेश्वर पे अटैक किया। उज्जैन वैसे भी बहुत फेमस है। देन अपना बनारस, दैट इज विश्वनाथ, एंड ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ तो सबको जाना है, बाबा धाम जाते ही हैं। झारखंड बाबा धाम हम लोग का कांवरिया लेके जाते हैं ना, तो दैट इज द बैजनाथ झारखंड में। तो ये है टोटल, यहीं पे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे फिर ये वाला एरिया खाली है और इस वाले एरिया में डोमिनेंट है। अगर आप पैरेलल लाइन खींचेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज ज्योग्राफी का है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ा था ना, टोबिकी लाकी लाकी क्या था? इरप्शन वॉल्केनो। दिस इज इन द, कहां पे है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा, हाँ ये पूछा भी था, सबसे ज्यादा कहां पे है वॉल्केनो इरप्शन? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अलास्का वाले एरिया में बहुत ज्यादा है। एक तो इंडोनेशिया में है, अलास्का में भी बहुत ज्यादा है। यूएस का जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी काफी होता है। तो ये सब एरिया है, आगे पीछे है। 130 वॉल्केनोज इंडोनेशिया में है, 140-50 के आसपास अलास्का वाले एरिया में है। पेटी पॉलिटिक्स डीलिंग द सेंसस एड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिलिमिटेशन इश्यू। तो डिलिमिटेशन से भी क्वेश्चन कल पूछा था, कैसे फ्रीज किया हुआ है, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? कौन सा? 84। पहला वाला जब किया था 1976 में, 1976 वाले को कैसे कर रहा था, वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? पहला 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया था, उसका दुगुना दूसरी बार किया, 42, 84, 42 एंड 84 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे बीच से ही उठा के पूछेगा, जैसे नहीं होता है कि न्यूज है, न्यूज में से जहां से कॉन्सेप्ट हुआ, जहां से लगे कि सिलेबस का पार्ट है, वहां से पूछते हैं। तो हम लोग भी एनालिसिस इसी तरीके से करेंगे। बस आप लोग न्यूज रिवाइज कीजिए ना, जो हम लोग देते हैं, और जहाँ आपको पढ़ना भी नहीं है, समझा देता हूँ, हाईलाइट कर भी देता हूँ। जो पढ़ना है हाईलाइट ही बस पढ़ना है आपको घर जाके। मुश्किल से 40-50 लाइन हाईलाइट होते हैं पूरे पेपर में। भले वो लगता है कि 80 पेज का मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, लेकिन उसमें हाईलाइटेड लाइंस बहुत कम होता है। आप हाईलाइटेड बस पढ़िए, क्वेश्चन उसी से आएगा। दिस इज ये रिचुअल्स, दैट इज द मेलास्ती। ये कहां पे होता है? अगेन इंडोनेशिया का ये कॉन्सेप्ट है। जो हिंदूज हैं वो मेलास्ती फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा प्योर हिंदुइज्म में क्या होता है? पानी। पानी को ही हम करते हैं, कुछ भी मैक्सिमम चीजों में यूज करते हैं। तो माना जाता है कि इस दिन आप जाके कुछ जो बर्ड है उसको छोड़ेंगे, तो आपका सिन जो होगा, वो जितने भी आपने कर्म किए हैं वो धुल जाएंगे। ठीक है? कितना इजी है धर्म, कितना इजी सोल्यूशन देता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जाइए एक पक्षी को छोड़ दीजिए, हो गया आपका सिन। पानी से थोड़ा सा ऊपर फेंक लीजिए, दैट इज द थिंग। अब इसीलिए तो लोगों को लगता है कि हाँ भगवान जी माफी कर देंगे, तो फिर अगले साल जुजम करेंगे, फिर जाके हम नहा लेंगे। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे ये है, दिस इज द मेलास्ती। जो हिंदूज ऑफ इंडोनेशिया है, बालीज में खासकर, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2। वी विल स्टार्ट विद द सीजीआई का जो है, अभी हमने डिस्कस किया कि क्या रिमूवल प्रोसेस है, यही मेन जानना है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रहा है। 3 मेंबर प्रोब कमिटी, चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट एंड द 1 हाई कोर्ट को हम लेंगे। नेक्स्ट न्यूज, तुर्किश कोर्ट फॉर्मलाइज द अरेस्ट ऑफ द एर्डोगन राइवल्स ओवर द करप्शन चार्ज। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि इनके जो अपोजिशन है, दैट इज द मेंबर फ्रॉम द इस्तांबुल, दैट इज द एक्रम इमामोगलू, इमामोगुल। ठीक है, व्हाट इज, इनके खिलाफ चल रहा है। तो ये पीसीएस में पूछ सकते हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि लोकेशन कहाँ पे है, इस्तांबुल का लोकेशन कहाँ पे है, वेयर इज द टर्की, टर्की के उस तरफ कौन सा सी है और इस तरफ कौन सा सी है। नॉर्थ में कौन सा सी टच करता है टर्की को? हाँ नॉर्थ में। और साउथ में?
मेडिटेरेनियन। ये सब चीजें देखते रहना है, इससे क्या होगा कि यू विल हैव द आइडिया, कभी भी पूछेगा तो क्लियरिटी होनी चाहिए। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है हमेशा वो वर्ल्ड न्यूज में जो भी रहेगा उठा के वो नहीं पूछेंगे कि क्यों चल रहा है, वो हमेशा वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आसपास का बॉर्डर पूछ लेंगे, सी पूछ लेंगे, ये पूछेंगे। नेक्स्ट न्यूज है टीबी चैंपियंस ज्वाइन बैटल अगेंस्ट द डिजीज इन मेघालय। मेघालय ने टीबी चैंपियंस का एक कैंपेन चलाया है। तो टीबी चैंपियंस कौन हो सकता है? टीबी चैंपियंस वो होगा जो जिसको पहले टीबी हुआ हो और उससे बाहर आ गया हो दवा खा के, फिर वो लोग बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें होंगी, तो लोग ज्यादा सुनेंगे क्योंकि उन्होंने फेस किया है। तो एक अवेयरनेस कैंपेन है, आज जो है 24 मार्च है, दैट इज द वर्ल्ड टीबी डे है। तो आज काफी इस पे आर्टिकल है, ऑलरेडी हम लोग टीबी के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, आज 2-3 न्यूज है, उसके मेन प्रोविजन को हम देखेंगे। मेघालय ने स्टार्ट किया है टीबी चैंपियंस, ठीक है, क्लियर हो रहा है कौन लोग है टीबी चैंपियंस। खासकर ये फोकस करेंगे कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया अकाउंट फॉर द 26% ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन। वैसे इंडिया में टीबी ऐसा नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं, टीबी के केसेस घट रहे हैं, उससे डेथ भी घटता है, लेकिन जिस हिसाब से हम एलिमिनेट करना चाहते थे वो हम एम से बहुत दूर दूर हैं। दैट इज द मेन इश्यूज वी आर फेसिंग। अभी यूनियन गवर्नमेंट 100 डेज टीबी कैंपेन चला रहे थे कि पूरा का पूरा वो देखेंगे कि स्क्रीनिंग कराएंगे, अपने वैन में भेज रहे थे टीबी डिटेक्शन के लिए, एक्सरेज एंड अदर थिंग। तो वो यूनियन गवर्नमेंट का प्लान था। नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हम टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। व्हाट इज द नेशनल हेल्थ मिशन? नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन नाम ही है, नेशनल हेल्थ मिशन। तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें, सबसे ज्यादा फोकस क्या होगा अगर हम कोई मिशन चलाएंगे? क्या हो सकता है सबसे पहला कि बच्चों की बीमारियां जो होती है वो दूर कर दें। तो सबसे ज्यादा फोकस हम स्टार्ट करते हैं कि जो चिल्ड्रेंस है, लैक्टेटिंग मदर्स है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उनको हम अगर अच्छे से अगर हेल्थ फैसिलिटी दें तो आधा चीजें वहीं से दूर हो जाएंगी। बाकी हम कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द कम्युनिकेबल डिजीज? जो भी एक से दूसरे में जाए, जैसे टीबी ही एग्जांपल हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल में क्या होगा? नहीं पता है, आप बताइए। कैंसर, गुड, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो इन सारे को हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग एंड इनके लिए हम अलग अलग जो भी प्रोग्राम है वो नेशनल हेल्थ मिशन में स्टार्ट करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट हो गया था 2005 से ही, उस समय इसको हमने स्टार्ट किया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बाद में हम दूसरा कंपोनेंट नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में ऐड किए, तो उसी समय इसको रीनेमिंग करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया और 2 कंपोनेंट हम चला रहे हैं। क्लियर हो रहा है? नीचे इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन इट स्टार्टेड इन 2005 एंड फर्दर 2013 में हमने इसको नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ऐड किया। तो ये यूपी पीसीएस में पूछेगा, कई प्रोग्राम दे देता है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है। ये बहुत फेवरेट उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो ये बस आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही याद होने लगेगा। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल ऑफ कुर्दिस्तान। व्हाट इज द कुर्दिस्तान? कुर्दिस्तान क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ कुर्दिस्तान एक डिमांड है, असली में कुछ नहीं है, ठीक है। कुर्दिस्तान इज मेनली एसोसिएटेड विद द तुर्की। तुर्की का एक अच्छा खासा जो पॉपुलेशन है कुर्द है। कुर्द एक ट्राइबल पॉपुलेशन होता है, उनका स्पेसिफिक लैंग्वेज है, कोई धर्म भी नहीं है, धर्म में सुन्नी भी होते हैं, कुर्द सिया भी होते हैं, ठीक है। और भी रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, लोकल ट्राइबल होते हैं। कुर्ड्स आर द लाइक लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज के नाम पे कुछ जाना जाए। जैसे आसामीज क्या है? आसामीज लैंग्वेज है ना, आसाम के लोग। तो आसाम के हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कास्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ लैंग्वेज है। कुर्ड्स आर द सेम, उनका लैंग्वेज की आइडेंटिटी है। इराक में है ये, और कहाँ कहाँ पे है? सीरिया
एंड मोस्ट ऑफ दीज देयर पॉपुलेशन रिजाइड इन द तुर्की। ठीक है, कुर्दिस्तान का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ब्रिटेन ने दिया था जस्ट वर्ल्ड वॉर जब पहला हो रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर माना जाता है कि अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पीरियड था वो ओटोमन एम्पायर था। एम्पायर होगा जैसे मॉडर्न एम्पायर है वैसे उनका ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, एम्पायर का मतलब एक किंगडम होगा पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंडर में। क्लियर हो रहा है? ओटोमन एम्पायर का जो मेन एरिया था दैट वाज द तुर्की। वैसे एशिया का भी बहुत से एरिया थे ओटोमैन में, यूरोप के भी थे, बहुत बड़ा एम्पायर था। 12वीं ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, जब सल्तनत हमारे वहां स्टार्ट हुआ था उसी समय इन्होंने ओटोमैन एम्पायर स्टार्ट किया था। मेन इट वाज द मुस्लिम डोमिनेंट जो ओटोमैन एम्पायर था। ठीक है, ये नियर अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 तक एग्जिस्ट कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये हुआ कि हरा दिया गया और ये एक्सिस पावर के पार्ट थे ओटोमैन एम्पायर। हारने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ओटोमैन एम्पायर को तोड़ दिया जाए, तो वही तोड़ने के लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेवरीज स्टार्ट किया था। ट्रीटी ऑफ सेवरीज, ठीक है, ये वर्ड हिस्ट्री में सब पढ़ा जाएगा, जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ कहानी टाइप का। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरीज में इन्होंने कहा कि वी विल डिसमेंटल, और उसको बांट दिया कि कुछ अलग नेशन बना देंगे, कुछ को फ्रांस के अंडर में रखेंगे, कुछ को हम ब्रिटेन के अंडर में रखेंगे। ठीक है, उसी में ये हुआ कि कुर्द एक ऑटोनोमस रीजन भी बना देंगे जहां जहां कुर्द हैं। तो पहली बार जो इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस स्टेट का कॉन्सेप्ट आया फॉर द कुर्दिस्तान वो ट्रीटीज ऑफ सेवरीज से स्टार्ट हुआ था। इसमें नीचे मैंने दिया हुआ है, दिस ऑल थिंग हैज बीन मेंशन हियर। लास्ट में क्या हुआ कि अब तुर्की में ही तुर्की को तोड़ने की बात होगा, कोई भी एम्पायर तोड़ने से करेगा ना माना कि बहुत बड़ी एम्पायर है, अखंड भारत हम भी कहते हैं ना कि हमारा कैसे हम ऐसे छोटे को एक्सेप्ट करेंगे। तो तुर्की में बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट हुआ। कमल, कौन सा नाम था, अतातुर्क कमल पासा के अंडर में हुआ। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, अतातुर्क कमल, कमेल पासा ऐसे बोलते हैं। नाम सुना है कभी? अतातुर्क का नाम सुना है? नहीं सुना है, ठीक है, सुनेंगे जब हिस्ट्री का आगे का चैप्टर आएगा तो यू विल लिसन। ये इनके अंडर में वो लीडर्स थे, मेनली बहुत ही मॉडर्न थॉट के साथ आए थे। इन्होंने खासकर जो डिसमेंटलिंग ऑफ एम्पायर था उसकी बात की थी। फिर इन्होंने जो हमने ओटोमैन एम्पायर को तोड़ के अलग से कुर्दिस्तान बनाने की बात की थी उसको हमने इनमें इसमें मना किया था। यहाँ पे इस आर्टिकल में सब मेंशन है। ट्रीटी ऑफ सेवरीज यहाँ पे इन्होंने बताया, वहीं से इन्होंने 1920 में ये कॉन्सेप्ट, फिर इसका विरोध हुआ, बाद में दिस वाज रिप्लेस बाय द ट्रीटी ऑफ लुजान। ठीक है, लाउसेन, मुझे लग रहा है लाउसेन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाउसेन में इन्होंने कहा कि इसको हम एग्री नहीं करेंगे। कुर्द्स को भले रिकॉग्नाइज किया, बाद में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। क्लियर हो रही है ये चीजें? कुर्दिस्तान जो मेन एरिया है यहां पे दिया है कि दैट इज एरिया जो है कहां पे दिया हुआ है, सीरिया, ईरान, इराक एंड आर्मेनिया, इसके थोड़े थोड़े एरिया में कुर्द्स रहते हैं। मेनली जो 20% इनका पॉपुलेशन है वो टर्की में है, मेन पॉपुलेशन। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द कुर्द्स, व्हाट इज द कुर्दिस्तान। फिर जब आप किसी एरिया का डिमांड करते हैं, मेन है कुर्दिस्तान, इसलिए भी डिमांड होने लगा कि कुर्द्स को बड़ा ही निगेटिव लाइट में देखा जाता है। माना जाता है कि ये कोई, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, इनका कोई रिलीजन नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस लैंग्वेज है। कई बार ऐसा स्टेटमेंट आता है कि दिस इज जस्ट ए लैंग्वेज, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द कुर्द्स, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द और द कल्चर ऑफ द कुर्द्स। तो इसीलिए इसका हो गया कि लोग इकट्ठा होने स्टार्ट किए, इसके नाम पे बहुत से मूवमेंट बना। लेकिन मूवमेंट हमेशा वीक पड़ जाता है, क्योंकि मूवमेंट क्या है, खुद डिवाइडेड है। कुछ अपने आप को सुन्नी से एसोसिएट कर लेते हैं, कुछ अपने आप को सिया से कर लेते हैं, और कुछ उसमें से एक नया धर्म उन्होंने बना के लगा, अलवेज, अलवाइट जैसे पढ़ रहे थे ना सीरिया में, उससे अलग एक अलवीज जो सेक्ट है वो है इस्लाम का ही। तो ये इस्लाम का ही अलग सेक्ट है। क्लियर हो रहा है? इतना डीप में नहीं पूछेगा, जस्ट इट इज द वर्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो अभी मैं बता दे रहा हूं, तो आगे आपको समझने में इजी होगा। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हेड हैं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हेड दैट इज द अब्दुल्ला ओजलान, इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो दिस कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है वो अपना हथियार डाल देगी और अपने आप को डिसमेंटल कर देगी। हमारे आप कोई डिमांड नहीं है, हम पीसफुल तरीके से अपना जस्ट स्टेट, जिस स्टेट में भी है उसके अंडर में हम ऑटोनोमस अपना डिसीजन मेकिंग की मांग करेंगे। क्लियर हो रही है? अलग देश की अब मांग नहीं करेंगे।
इसमें एक जगह का नाम लिया है ऑल रिच किरकुक, दिस इज पार्ट ऑफ इराक। वो भी यहाँ पे भी काफी डोमिनेंट हैं दिस पीपल। नेक्स्ट न्यूज है जॉर्जिया इंटेंसिफाइज रिप्रेशन ऑफ द प्रो ईयू प्रोटेस्ट विद इन हैवी फाइन्स। जॉर्जिया कहाँ पे है? वेयर इज जॉर्जिया? पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, अभी ईस्ट यूरोप है, अभी भी इसका बहुत करीब है। जस्ट रसा इस पे हमेशा क्लेम करता रहता है और वहां पे रसा का ही गवर्नमेंट हमेशा इन्फ्लुएंस होता है। मेन प्रोटेस्ट जो चल रहा है, माना जा रहा है कि अभी जो इलेक्शन हुआ है मेनली जो जॉर्जिया है वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन दे वांट टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वहां का जो अभी के प्रेसिडेंट है माना जा रहा है कि ही इज द प्रो रसा और उसको सपोर्ट रसा के थ्रू करके इलेक्शन इन्होंने जितवा दिया। सिर्फ 20% पीपल जॉर्जिया में है जो प्रो रसा है, 80% दे आर अपोजिशन टू द रसा इंटीग्रेशन या रसा प्रो रसा के वो विरोध में है। क्लियर हो रहा है? तो अभी जो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है दैट इज जस्ट ड्यू टू द इलेक्शन को रिगिंग की बात हो रही है कि उसमें धोखाधड़ी से उन्होंने इलेक्शन जीता है। तो क्या ना इजी वे है, आप इतना ज्यादा टैंक पे पैसा खर्च करते हैं, उससे अच्छा आप इलेक्शन रिगिंग करवा दीजिए। अभी हम लोग न्यूज में देखें कि यूएस अपने बजट में कुछ पैसे किसको दे रहा है? इंडिया में मैंडेट चेंज करने के लिए कि इंडिया में टर्नआउट कैसे होगा। अभी न्यूज में था ना 5-6 दिन पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। तो आप बताइए आपको यूक्रेन से लड़ने में कितना टैंक वैंक लगता? इजी सी बात है, ट्रम्प को बना दीजिए प्रो रशा, ऐसे ही पूरा का पूरा वॉर चला गया, खत्म। ठीक है, तो ये इजी वे है। दिस इज द मतलब अगर आप इतने टैंक में लगा रहे हैं इतना युद्ध, उससे अच्छा जस्ट आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ये मेन इश्यू होता है। आप देखिएगा कि हर जगह होता है, हमें दिखता नहीं है, हर जगह इलेक्शन में वही चीजें भारी हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं पावरफुल इंटरेस्ट में काम कर रही हो। अभी देखिएगा गवर्नमेंट अगर जो पार्टी थोड़ी सी बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके खिलाफ में अगर थोड़ा भी झुकने की कोशिश करे, एंटी सेंटिमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द फंडिंग। क्लियर हो रहा है? जॉर्जिया का मैप में देखा है एक बार देख लेते हैं। वेस्ट एशिया एंड ईस्ट यूरोप जस्ट उसके बगल में है। यहां पे ये वाला एरिया है, टिब्लिस इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, ये है। यहाँ पे तुर्की है, इधर दिस इज जॉर्जिया। ये पहले पार्ट था बहुत, इस पे कई बार ये लगता है कि रशिया इस पे क्लेम करता रहता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ रशिया। यहाँ पे देखिएगा जो आपको ध्यान से देखना है कि ये कैस्पियन सी को टच नहीं कर रहा है, बहुत करीब है, लेकिन दिस इज लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक है, कहीं से क्लोज टच कर रहा है कैस्पियन सी को। अगर पूछेगा यूपीएससी तो कैस्पियन सी से ही एसोसिएट करके क्वेश्चन पूछेगा, वेदर इट इज लैंडलॉक्ड, वेदर इट इज शेयरिंग द लैंड बाउंड्री विद द कैस्पियन सी। क्लियर हो रहा है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इधर ईरान है, ईरान को भी नहीं टच कर रहा है, दैट इज द अर्मेनिया एंड अजरबैजान इसके बीच में है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। और इस एरिया में देखिए दिस इज तुर्की का पार्ट है एंड इस्तांबुल, उस दिन हम लोगों ने देखा था, दिस इज द पार्ट ऑफ तुर्की, इस्तांबुल, जहां पे मेन अपोजिशन, जहां के चेयरमैन है, वहां के मेयर हैं। क्लियर हो रही है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हुई है। व्हाट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ग्लोबल लेवल पे एनजीओ है, खासकर जो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात होती है वो उसके लिए ये काम करते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप इसमें एक जगह दिया हुआ है। व्हाट इज द काउंसिल ऑफ यूरोप? इज इट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? काउंसिल ऑफ यूरोप,
काउंसिल ऑफ यूरोप अगेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन के मैक्सिमम कंट्रीज हैं, लेकिन उसके छोड़ के भी और भी कंट्रीज इसके पार्ट हैं। रसा पहले पार्ट था, अभी नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग कलर में है। जो डार्क ग्रीन है दैट इज द जो ओरिजिनल मेंबर हैं, जिनके द्वारा काउंसिल ऑफ यूरोप बना था, एंड जो लाइट ग्रीन है वो अभी कंप्लीट मेंबर है। बाकी के जो ये डिफरेंट कलर है, इनका डिफरेंट स्टेटस है कि ऑब्जर्वर उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स में दिया गया है कि जस्ट एक ऑब्जर्वर्स उनकी मीटिंग में आके बैठेंगे, ये सब चीजें। मेन आपको ग्रीन एंड जो सी ग्रीन है उसको आपको देखना है, दे आर द मेन मेंबर। ये पिंक वाला है, पहले मेंबर था, दिस इज रसा इज नॉट नाउ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। मेन है दिस काउंसिल ऑफ यूरोप है, उसका मेन एम है कि यहाँ पे जितनी भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीजें होती हैं उसका ये एडवोकेसी करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात हुआ एंड रूल ऑफ लॉ हो गया यूरोप में, उसको प्रमोट करने के लिए एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, कुछ भी रिपोर्ट हुआ, तो ये सब चीजें ये देते हैं। तो अभी जॉर्जिया में जो दिक्कत आ रही है इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में है। नाउ जीएस पेपर 3 पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। द फर्स्ट न्यूज दैट इज द बांदीपुर नाइट traffic affidavit favoring ban turns contentious as Congress in Kerala push for its lifting. So where is the Bandipur tiger reserve? कहाँ पे है? कर्नाटका में है। दिस इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। कर्नाटक और केरला एंड ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन तीनों का जहां क्रॉस सेक्शन है वहां पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व जस्ट उसके ऊपर वाला पार्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर पहले स्टार्ट हुआ था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट पहले स्टार्ट हुआ था? आप बताइए कब स्टार्ट हुआ था? एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 80 में स्टार्ट हुआ था, 1980 में। ये बता रहे हैं तो एक बार मैं भी देखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक इट इज 1980। तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द स्पीसीज। जैसे नेशनल पार्क होता है वो सबके लिए होता है, लेकिन हमें किसी एरिया में रखना है कि इस वाले पर्टिकुलर जानवर को, स्पीसीज को हमें प्रोटेक्शन देना है, तो हमने टाइगर के लिए और एलिफेंट के लिए दो अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसके लिए इनकी अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेते हैं कि किस एरिया में अगर टाइगर है रिलोकेट करना है, किस एरिया में कोई ट्राइबल विलेज है तो उसको हटाना है, ये सब चीजें टाइगर अथॉरिटी जो है वो लेती है। 92, हाँ यस 92 हो सकता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स फॉर अप टू 5 years। व्हाट इज द एंटी डंपिंग? एंटी डंपिंग क्या है? हाई टैरिफ, एंटी डंपिंग। आपके घर में खाना ज्यादा बन गया तो क्या करेंगे? डंप करेंगे कहीं ले जाके। ज्यादा खाना होगा तो डंप करेंगे ना। ऐसे अगर किसी देश में उस देश की जरूरत से ज्यादा चीजें बन जाती हैं तो वो क्या करेगा? फेंकेगा। आपका खाना फ्री में भी फेंकना हो देंगे, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, आप तुरंत दे देंगे। कोई कह दे कि मेरी जमीन में फेंक दो तो भी आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके वहां तो वेस्टेज है ना। तो जो भी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना के साथ ये बहुत इश्यू है, चाइना प्रोड्यूस बहुत ज्यादा कर लेता है अपनी नीड से भी ज्यादा, उसको बेचना है। अब क्या करेगा वो? आसपास के देशों में क्या होगा? सस्ते में बेचेगा। वहां पे बहुत ज्यादा है, स्टील है, आयरन है, ये जितनी भी चीजें हैं चाइना बहुत प्रोड्यूस करता है। अब इंडिया में आ जाएगा, आधे रेट पे बेचेगा। अब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो कंस्ट्रक्शन कास्ट जो होता है, मानिए कि वो 500 रुपए टन बेच रहे हैं, ये 200 रुपए टन बेचेंगे तो क्या होगा? उनका ज्यादा बिकेगा। हमारा कंस्ट्रक्शन जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या होगा? कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। तो हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज के थ्रू जो गैप होता है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो मार्केट रेट चल रहा है उस रेट पे हम लाके लगा देंगे। डंपिंग का यही होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज मोस्टली। WTO ने मना किया कि आप एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा हम लोग इसको टेम्पोरेरी मेजर के रूप में लगाते हैं। 2 साल 5 साल 5 साल मैक्सिमम लगाता है। जैसे अभी इन्होंने इंडिया में हमने स्टार्ट किया है
5 ईयर्स के लिए, क्योंकि WTO का जो रेगुलेशन है वो हम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन परमानेंट हम ड्यूटीज नहीं लगा सकते हैं किसी भी नेशन पे। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हमेशा टाइम के साथ आता है। क्लियर हो रहा है? गैप जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जो मार्केट प्राइस ऑफ द कंट्रीज और जो वहां से आ रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उतना हम रेट लगाएंगे। जैसे मानिए 500 रुपए में स्टील यहाँ पर क्विंटल बिक रहा है और चाइना भेज रहा है 200 में, तो 300 का जो डिफरेंस है तो ड्यूटीज जो लगेगा वो 300 का होगा कि यहाँ पे आके आप इक्वल कर दीजिए, उसके बाद आपको जैसे बेचना है बेचिए। ठीक है। एक और होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। व्हाट इज द काउंटर वेलिंग ड्यूटी? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग टैक्स और काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। व्हाट इज द काउंटर वेलिंग टैक्स? मानिए मैं यहाँ पे कोई स्टील का फैक्ट्री लगाया, ठीक है, स्टील का फैक्ट्री लगाया, फिर उसमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कोल लगेगा जलाने के लिए, जो हम जितना भी मेटलर्जिकल वर्क होता है जला के ही करते हैं, पिघला के लोहे को इधर उधर। ठीक है। मानिए गवर्नमेंट बोली कि जो भी स्टील का प्लांट लगाएगा तो उस पर हम 50% इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी देंगे, कोल पे हम 60% देंगे। मतलब अगर कोल का जो प्राइस है 100 रुपए है तो 60 रुपए गवर्नमेंट दे देगी। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट मानिए 6 रुपए है तो गवर्नमेंट कह रही है कि 50%, 3 रुपए वो दे देगी। ठीक है। अब ओरिजिनल मानिए जब गवर्नमेंट वो सब्सिडी नहीं दे रही होती तो कॉस्ट, जो आउटपुट का कॉस्ट होगा, डिफरेंस आ जाएगा, ये पैसे घटेंगे ना जो फैक्ट्री ओनर है। क्लियर हो रही है? मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में देखिएगा वहां की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। सब्सिडी दिखेगा नहीं, उससे क्या होगा? प्राइस डिस्टॉर्ट हो गया ना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो सब्सिडीज के अमाउंट के कारण रेट कट होता है, और इस कट को वापस करके सब्सिडी के बिना क्या रेट हुआ होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं। क्लियर हो रहा है? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मानिए चाइना की गवर्नमेंट ने खूब ज्यादा उन्होंने सब्सिडी दे के रखा है, तो वहां पे क्या होगा? इंडिया का मार्केट डिस्टॉर्ट होगा ना। आप तो दिखाएंगे कि कंपनी क्या है, लेकिन बैक साइड से तो गवर्नमेंट सपोर्ट है ना। आपने डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने क्या किया? सब्सिडीज दिया। तो सब्सिडीज को जो काउंटर करने के लिए हम लगाते हैं दैट इज द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। क्लियर हो रही है? अगेन ये एक्सटर्नल मार्केट से रिलेटेड है, जैसे एंटी डंपिंग था वैसे हमारा काउंटर वेलिंग है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत आता है, हम लोग बहुत ज्यादा हमेशा ये चाइनीज प्रोडक्ट पे लगाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिए हैं कहाँ कहाँ पे इंडिया ने लगाया है। सॉफ्ट, फेरिटीज, कोर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है, चार्जर्स में यूज होता है, टेलीकॉम डिवाइसेज में ये सब चीजें यूज होती हैं। जो आप कभी भी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं या एंटी डंपिंग टैक्स जो भी लगाते हैं तो उसके लिए पहले आप एक इंक्वायरी कमीशन बैठाते हैं, और वो इंक्वायरी के लिए जो हमने डिपार्टमेंट बनाया डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑन द ट्रेड रेमेडीज, ये हमारा मेन है। इनके रिकमेंडेशन पे ही ये सब ड्यूटीज लगती हैं। तो व्हाट इज द नेम? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द ट्रेड रेमेडीज। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है उसके अंडर में ये बॉडी काम करती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है ह्यूमन क्रिएटिविटी विल रिटेन पोटेंशियल डिस्पाइट एआई डिसरप्शन। तो यही है कि हमेशा डिबेट चलता है कि कंप्यूटर के आने के बाद क्या हाल होगा, कंप्यूटर अब एआई के आने के बाद क्या होगा। तो ये डिबेट हमेशा चलेगा। तो यही एक पक्ष है कि कितना भी आप टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, ह्यूमन का नीड हमेशा रहेगा। आप एआई से क्या पूछेंगे? आंसर पूछेंगे, पर आंसर को समझ के समझाने के लिए ह्यूमन चाहिए होगा ना। पहले होता था आप आंसर खुद लिखते थे, जैसे आपको किसी को लेटर लिखना है तो पहले लेटर आप लिखते थे, अब आप एआई से पूछेंगे कि बढ़िया लेटर बता दो, लेकिन उस लेटर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए सही लिखा है कि नहीं लिखा है वो भी तो मशीन है, वो तो डिफरेंट जगहों से निकाल के लिख रहा है। तो कई बार चीजें होती हैं कि आप एआई को चेक करने के लिए कौन चाहिए? ह्यूमन माइंड चाहिए। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा लगेगा, ये यहाँ पे मेन इनका मानना है। मैं एक दिन चैट जीपीटी पे ढूंढा कि हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, तो उसने दिखाया 3 बार। तो कैसे? जब आप वेरीफाई करेंगे ना कि प्रेसिडेंट रूल इंडिया में कितनी बार लगा,
तो उन्होंने उसने काउंट किया था कि जो हमारा क्राइसिस था उन 1990s को भी काउंट किया था, जब ग्रीन रिवोल्यूशन को भी उन्होंने काउंट कर लिया था, डिस्ट्रेस कंडीशन को उन्होंने एज द इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी काउंट किया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। Why do people get tattoos? Study of the twine says it's nurture not nature। तो ये सब चीजें जेनेटिकली नहीं है, जैसे हमें लगता है कि टैटूज जेनेटिकली हम ये कराते हैं, तो ये नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत निगेटिव होता है। जो हेपेटाइटिस सी एक बीमारी होती है वो भी होने के चांसेस टैटूज से होते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि जेनेटिक है कि नहीं, तो उन्होंने ट्वाइन टाइप के जो होते हैं बच्चे, उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो अलग अलग टेंडेंसी है। सेम ट्वाइन में कोई किसी को टैटूज कराना अच्छा लगता है, किसी को टैटूज अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसमें इन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है। लैपिस लाजुली अर्थ बेस्ड ब्लूज। लैपिस लाजुली पढ़ा है कभी? कोई नहीं पढ़ा है आप लोगों में से? पढ़ा है, कल पेपर में भी था, और पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, बीड बनाते थे, बीड पढ़ा है ना, बीड मेकिंग, बीड में काम आता था लैपिस लाजुली। अभी भी आता है, अभी भी आप लोग जो आर्टिफिशियल रिंग पहनते हैं, जो पत्थर चमकते हैं रेड कलर ब्लू कलर, वो सब इन्हीं से तो बनते हैं। लैपिस लाजुली का मेन जो रीजन है चमकने का, ब्लू नेचुरल आता है, स्टोन कई कलर के देखते हैं ना, तो उसमें से एक लैपिस लाजुली, ये बहुत ज्यादा यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बीड्स मेकिंग में। कितने लोगों ने ब्रोंज वाले पे टिक करा था? ब्रोंज, सबको लगा ब्रोंज है तो ब्रोंज से बनाएंगे। ब्रोंज से थोड़ी, आप कभी लोहे को किसी का अंगूठी में लगा के पहन के देखा है कि उसको मेन उसके लिए एस्थेटिक ब्यूटी के लिए लगा है? तो वो नहीं यूज होता है। ऐसे ही ब्रोंज का यूज मेकिंग में होता था, पत्थर को काटने में, लेकिन उसका बीड मेकिंग में नहीं होता था। बीड हमेशा हमेशा वो स्टोन से ही बनाया जाता है। ये जो कलर आता है यहाँ पे इन्होंने साइंस देके रखा है कि लैजुराइट होता है, दैट इज द मेन रीजन फॉर द डिस्कलर। यहाँ पे अमाउंट ऑफ द सल्फर होगा, उस अनुसार उसका चमक वो चेंज होता है। तो सल्फर से इंपैक्ट पड़ेगा, और जो मेन मिनरल्स होता है दैट इज द लैजुराइट। अगर साइंस टेक में कभी पूछता है तो ये आप चीजें जानने की कोशिश कीजिएगा। कैल्साइट कैन रिड्यूस ब्लूनेस, गोल्डन स्पार्कल्स कम्स फ्रॉम द पायराइट्स। ठीक है, पायराइट्स से आता है। ये मेन जो इसका सबसे ज्यादा माइनिंग होता है, अफगानिस्तान का एरिया है, दैट इज द बदखशान प्रांत ऑफ द अफगानिस्तान। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, इंडस वैली जस्ट माइंस के बगल में था, तो दैट इज द मेन रीजन। और मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो होता है यहीं से होता है। और ये लैपिस जो लाजुली होता है वो केवल इंडिया में ही नहीं, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी इसका काफी डिमांड है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पन दोनों जगहों पे इनके काफी बीट्स मिले हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। ये हिस्ट्री का पार्ट है, साथ साथ आज हमने जो पढ़ा वो साइंस एंड टेक का पार्ट पढ़ा कि क्या रीजन है कि ये ब्लू कलर है और कैसे ये कलर चेंज हो सकते हैं। लास्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर, द नीड फॉर द यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल हेल्थ कवरेज। व्हाई वी नीड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? आप लोग बताइए। द नीड फॉर यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल हेल्थ कवरेज। टीबी के केस में इन्होंने कहा है कि टीबी का जो अलग अलग रीजन है, कि इसका जो इम्पैक्ट होता है टीबी का, किस ग्रुप से है, खासकर मेल है कि फीमेल है, इस पे भी इम्पैक्ट करता है। किस कास्ट ग्रुप से आते हैं, किस प्रोफेशन से आते हैं, ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं कि टीबी किसको ज्यादा होता है, किसको कम होता है। मैक्सिमम जो टीबी के केसेज हैं वो हम देखेंगे लोअर स्टार्टा, जो लोअर क्लास है, एंड खासकर दिस क्लास जो है वो कास्ट बेसिस पे भी होता है इंडिया में, तो उस पे मेनली डिपेंडेंट होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और टीबी का जो है कई बार हम देखते हैं कि स्टिग्मा भी एसोसिएटेड होता है, कि मानिए किसी को टीबी हुआ है तो उस पूरे फैमिली को ही स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि इनके घर का कुछ भी खाइएगा तो ये फैलने का चांस होता है। उनके घर के लोगों को बुलाया नहीं जाता है। वीमेंस को हो जाए तो और ज्यादा स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो टीबी के लिए हम लोग चला रहे हैं दैट इज द
जो 4 मेडिसिन का हम लोग एक रेजिम चला रहे हैं, दैट इज द BPALM रेजिम इसको कहते हैं, दैट इज द बेडाक्विलीन, प्रिटोमैनिड एंड लिनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सीन, यही है चारों। इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा है BPALM, ठीक है। अभी हमने इसको ऐड किया है, जो गवर्नमेंट अलग से पैसे दे रही है ताकि जो गरीब आदमी है, मानिए एक दिन का जॉब छोड़ के जाएगा वो अपना दवा लेने, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, अगर टीबी हुआ है तो उसको नीड होगा कि कुछ फ्रूट्स खाए, बनानास, एप्पल्स, कुछ भी चाहिए होगा, तो पैसे चाहिए होगा, तो उसके लिए हम जो चला रहे हैं दैट इज द निश्चय पोषण योजना चला रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग 1000 पर मंथ फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट, और खासकर हम कंपनसेशन के लिए भी दे रहे हैं कि आप जॉब छोड़ के जाएंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अभी भी 50% जो टीबी के केसेज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करते हैं अपनी जो क्योर है। तो क्या है, पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट खर्च बढ़ जाता है। गवर्नमेंट चाह रहा है कि आपका टेस्टिंग से लेके ट्रीटमेंट तक एवरीथिंग इज फ्री, बिसाइड दैट हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को कहाँ पता है कि कितने पैसे किसको मिलेंगे, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो कमी है वो है अवेयरनेस नहीं है। तो इसीलिए ये जो राइटर हैं सौम्या स्वामीनाथन इसको लिखी हैं, सौम्या स्वामीनाथन, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, और एम एस स्वामीनाथन की ये डॉटर है, ठीक है। तो ये इस एरिया में काफी इनका आर्टिकल आता रहता है। तो इनका कहना है कि देखिए कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि अगर आप ये बता रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम है तो उससे लोगों को लगेगा क्या प्रोग्राम है, कितना पैसा मिलता है, ये सब पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम ला दें कि आपको कोई भी बीमारी हो गवर्नमेंट फ्री में इलाज करेगी, तो आप एटलीस्ट लोगों को ये पता रहेगा कि दवा फ्री होता है, उसको पूछना नहीं पड़ेगा क्या स्कीम है, क्या फॉर्म है, कैसे भरा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि उससे अच्छा कि आप यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चला दीजिए, कि आप फ्री दवा करवा दीजिए। अधिक से अधिक आप अगर डिफरेंट कैटेगरी में बांटना चाहते हैं कि BPL को देंगे या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल ग्रुप हो कि 8 लाख से नीचे वालों को देंगे, तो यू शुड गो विद दैट। लेकिन ये फ्री होना चाहिए कि बीमारी है तो आपको, गरीब है तो आपको फ्री में होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लोग जाके दवा कराएंगे, लोगों को क्लियरिटी रहेगी कि कोई भी बीमारी हो रहा है यू कैन गो एंड यू कैन गेट फ्री ऑफ द कॉस्ट जो भी है। साथ साथ इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जो है उसके अंडर में इसको हम लाए हैं, लेकिन दिक्कत है कि हॉस्पिटल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप पैसे तो दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले वो दवा कराएगा तब तो पैसे निकालेगा, पहले तो उसको पहुंचना पड़ेगा, पहले तो लखनऊ का किराया स्टार्ट करे, लखनऊ का किस हॉस्पिटल में जाना है वो जाए। अब यहाँ से लखनऊ जाने का ही कॉस्ट इतना ज्यादा है कि वो यही नहीं सोचेगा, बाद में आपका जो भी है इंश्योरेंस स्कीम वो बाद में होगा। तो इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के ही अंडर में इन्होंने जो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की बात की है कि हर जगहों पे हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, बाद में हम इंश्योरेंस स्कीम पे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तमिलनाडु का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो मैक्सिमम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर दैट बेस्ड ऑन द जेंडर, एज, कास्ट, ये डिफरेंट एरिया पे है। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कि कैसे है, क्योंकि जो कॉस्ट जिस लेवल पे रहेगा उसका जॉब भी उसी अनुसार रहेगा। कौन आदमी जाके क्वारीज में काम करेगा, कौन एरिया आदमी जाके माइनिंग में काम करेगा, कहीं ना कहीं ऑल दिस आर रिलेटेड टू द आपका किस सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं। सोशल स्टिग्मा इज रियलिटी इवन टुडे, तो यही डिस्कशन है कि किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी मेंबरशिप। When genes build a sickle cell, what is the sickle cell anemia? बताइए, सिकल सेल एनीमिया। हाँ, क्या है? मेनली दिस इज द ब्लड में जो जेनेटिक डिफिशियंसी होती है, जैसे नॉर्मल ब्लड के जो सेल्स होते हैं दिस इज लाइक दिस, राउंड में होगा, डिस्क शेप होता है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया जिसको भी होगा तो उसका जो ब्लड सेल का शेप होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। अब
ये मानिए कोई भी गोल चीजें होती हैं वो फ्लो इजी होगा। अगर कोई भी, अगर आप राउंड स्फेयर है उसको मैं फेंकूं तो वो दूर तक जाएगा क्योंकि उसका मूवमेंट इजी होता है, फंसने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जहां पे इस शेप में आएगा क्या होगा, वो एक दूसरे से ब्लॉक करेगा, आके फंसेगा ना। कोई ऐसे आएगा फिर ये वाला ऐसे फंसेगा, फंसने के चांस हो गए ना। तो जब ये शेप ऑफ द ब्लड सेल चेंज होता है हीमोग्लोबिन का तो क्या होगा, दैट विल बी द क्लॉगिंग। और क्लॉगिंग होता है तो ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। दिस इज द जेनेटिक, खासकर ट्राइबल पीपल में है। और खासकर इसका जो इम्पैक्ट है दिस इज ड्यू टू द आयरन, जो है आयरन की डिफिशियंसी है उसी के कारण है। तो इसी पे इन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में है, अल्लूरी, सीताराम, राजू डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे एनालिसिस किया है। हु इज द अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू, नाम सुना है? जो ट्राइबल मूवमेंट था उसमें अल्लूरी सीताराम राजू का आता है। पोडू मूवमेंट, खासकर जो जो हम लोग इधर की तरफ बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो आंध्र प्रदेश एरिया में जब अंग्रेजों ने मना करवा दिया तो वहां का जो मूवमेंट हुआ था दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द अल्लूरी सीताराम राजू। अभी हाल ही में एक पिक्चर भी बना था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दिस सिकल सेल अनीमिया ट्राइबल स्पेसिफिक है। दूसरा जो रीजन है दैट इज द जेनेटिकल है, ठीक है। जेनेटिकल जो ब्लड का जो सेल्स है हीमोग्लोबिन, वहां पे चेंज आएगा। और खासकर जो शेप है वो डिस्क शेप से सिकल, सिकल मतलब क्या होता है, जो हसुआ होता है ना गांव में काटते हैं हम लोग घास वास, उसी शेप का हो जाएगा। सिकल का मतलब ही वही होता है, ठीक है। तो दैट विल चेंज द शेप। इससे एज कम हो जाता है, डेथ जो होता है वो 35-40 साल के एज में होने के चांसेस होने लगते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है व्हाट इज द सिकल सेल अनीमिया, दिस इज मेनली ड्यू टू द जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर and it is the red blood cell take the crescent sickle shape of the instead of normal round shape. This is the main thing. और वहां से clogging होना स्टार्ट होगा। This is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.